So, good morning, my dear children. You are welcome to the e-learning live class of class 5 हिंदी. आप सभी का हार्दिक स्वागत है विद्यार्थियों. मैं देख पा रही हूँ आप लोग कुछ जन ज्वाइन किए हैं. अच्छा, ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार सबसे पहले हम लोग अटेंडेंस लेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे. बाद में अटेंडेंस लेते लेते लेट हो जाता है, तो वन बाय वन आप सब अपने अटेंडेंस मुझे दे दीजिए. सृजन, सृजन, जोश, ओके. प्लीज़ अपने नाम लिखिए. हाँ, जन्नत का ठीक है, उसका तो समझ में आ रहा है. जिसका अलग नाम है प्लीज़ अपना नाम लिखिए. जन्नत, आपका फुल नेम क्या है बेटा? फुल नेम लिख दीजिए आप लोग थोड़ा. शोमोजित दास. अच्छा, जन्नत चौधरी. SOUMYA, सौम्या. अच्छा, देन आयुषी गुप्ता. ओके. कन्नन कर्ण. ओके, मैं एक बार नाम ले लेती हूँ. अच्छा, आदित्य सिंह. ओके, इसका नहीं लिखे थे आदित्य का. एक बार नाम ले लेती हूँ, आप लोग देख लीजिए, और अगर कोई मिस है तो वो अपना नाम बोल दीजिएगा मुझे. मैंने लिखा है सृजन जश, जन्नत चौधरी, आयुषी गुप्ता, रजत रॉय, सोमजीत दास, कन्नन कर्ण, आदित्य सिंह, है ना? और कोई है? ओके. तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी कक्षा का शुभारंभ करते हैं. आप लोगों की परीक्षा है कल, आप लोग भली भांति अवगत होंगे इस बात से, तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे. मैं जो करने जा रही हूँ वो है कि अगर मैं लिखना कुछ ज़रूरी समझूंगी या आप लोग मुझे कहेंगे कि मैम ये लिखना है, तो मैं लिख करके बताऊंगी. अदरवाइज़ हम लोग डिस्कस करेंगे. आज पूरा क्लास हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे. लेकिन यदि कहीं पर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को उस चीज़ में कुछ लिख करके मैं अगर दिखाऊं तो बेहतर होगा, तो आप लोग मुझे गाइड करेंगे. बेसिकली हम लोगों का क्लास कैसा होने वाला है? बहुत ही एक इंटरैक्टिव क्लास होने वाला है. इंटरैक्टिव इन द सेंस कि हम लोग इंटरैक्ट करेंगे. जैसे आप लोग क्लास में जब रहते थे, हम लोग रिवीजन टाइम में जिस प्रकार से इंटरैक्ट करते थे, हम लोग आज इंटरैक्ट करके उस तरह से क्लास करेंगे. ये क्लास मेरा अकेले का नहीं है और आपका भी नहीं है, हमारा है. आपका और मेरा एक साथ मिल करके है. तो इसलिए जैसा आप मुझे कहेंगे वैसा ही हम लोग, मतलब उसी तरह से हम लोग आगे जाएंगे. अगर आप कहेंगे कि मैम ये वाला पोर्शन आप थोड़ा लिख करके बता दीजिए, तो उस पोर्शन को आई विल राइट एंड आई विल शो यू. यस जन्नत, यू कैन कैरी ऑन विथ योर क्वेश्चन. कहिए, क्या क्वेश्चन है बेटा? इसी तरह से यदि और किसी को भी कोई प्रश्न है तो वो अपने सारे प्रश्न मुझ पर यहाँ पे रख सकते हैं. हम लोग आराम से क्लास को इस तरह से आगे बढ़ा पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा. तो जिसको जो प्रॉब्लम है वो बोल सकते हैं. अदरवाइज़ मतलब नॉर्मली जो क्लास मुझे लेना है वो तो मैं ज़रूर लूँगी. लेकिन सभी अपने अपने क्वेश्चंस, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समय दे रही हूँ, जिसको जो जो क्वेश्चंस है सबसे पहले आप सारे क्वेश्चंस रख दीजिए. मैं सबके डाउट क्लियर करने के बाद अपने नॉर्मल क्लास को आगे बढ़ाऊँगी. ठीक है? तो जिस को जो पूछना है, जिस भी हमारा जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग जो भी आपका क्वेश्चन है आप रख सकते हैं. ने एक चैप्टर दिया था कि मैं एक माँ की बेबसी, पर मैम आपने वो नहीं करवाया. जन्नत, हमने जो सिलेबस आपको बहुत दिन पहले जब एग्ज़ाम की बात हो रही थी बोर्ड पर जो दिया था, क्या मैंने उसमें एक माँ की बेबसी आपको दिया था? आप लोग ये बताइए. तिलचट्टा बोलते हैं सोमोजित उसको, तिलचट्टा. ठीक है. अच्छा, तो हम लोग क्या मुझे थोड़ा रिमाइंड कर दीजिए, क्योंकि मेरी भी तो उम्र हो जा रही है ना, शायद मैं भूल रही हूँ. मुझे बताइए, क्या मैंने तब आप लोगों को वो चैप्टर दिया था जब मैंने आप लोगों को मतलब ये दिया था, आप लोगों का जो असेसमेंट का सिलेबस जब दिया था, तब क्या मैंने आप लोगों को एक माँ की बेबसी दिया था?
असेसमेंट का सिलेबस, आई एम नॉट टेलिंग यू टर्म का सिलेबस। जब मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले आप लोगों को सिलेबस दिया था कि इससे हमारा एग्जाम होगा, इस सिलेबस से ही एग्जाम होगा, क्या उसमें दिया था? उसमें नहीं दिया था। तो दैट मीन्स इट इज क्लियर डियर। आप भी क्लियर कर लो जन्नत कि अगर मैंने वहां पर नहीं दिया है तो दैट मीन्स इट इज नॉट देयर फॉर योर एग्जाम्स। ओके, स्काइप आईडी क्या है बेटा? ये सब मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन पता है सोमुजित, ये तो स्कूल में सेट किया रहता है, मैं ओपन कर देती हूँ, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, मतलब ऐसा है कि सडनली हम लोगों का असेसमेंट अनाउंस हो गया, तो हम लोगों को ये इंस्ट्रक्शन आया, वी टीचर्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड दैट कि आप लोगों को जहाँ तक आप लोग पढ़ाए हैं उसी से क्वेश्चन बनाना है। क्योंकि सीबीएसई का सर्कुलर आ गया कि इन कुछ मतलब कुछ स्टिपुलेटेड डेट दे दिए गए कि इसी डेट के अंदर आपको आपका जो है ख़त्म करना है। तो इसलिए क्या हुआ कि हम लोगों को एक टाइम लिमिट दे दिया गया कि इसके अंदर आपने जितना सिलेबस कवर किया है उसी से एग्ज़ाम होगा। इसीलिए जहाँ तक मैंने पढ़ाया था मैंने वहीं तक आप लोगों को एग्ज़ाम में दिया है। ठीक है, तो नो टेंशन अबाउट दैट। हाँ, हिंसक का भाववाचक संज्ञा क्या है? हिंसक, हिंसा है ना, हिंसक कहाँ से आ गया? हिंसा होना चाहिए। चलिए, तो हम लोगों का जो सिलेबस है मैं रिपीट कर देती हूँ। व्याकरण में है हाँ, ओरल, ओरल करेंगे, मैंने वही तो आप लोगों से कहा मैं ओरल भी करूंगी, लेकिन जहाँ आप लोग मुझे कहेंगे कि मैम आपको ये पोर्शन हमको थोड़ा लिख के बता दीजिए, मैं वहाँ लिख के बता दूंगी। और केवल जन्नत ही नहीं, जिसको जो क्वेश्चन है अभी पूछ लीजिए। ठीक है, तो भाषा और व्याकरण में हमारा सिलेबस है। अच्छा, हिंसा, ठीक है, हिंसा कर दो, हिंसा। तो हमारा जो सिलेबस है वो है वर्ण विचार संज्ञा लिंग। ठीक है, वर्ण विचार संज्ञा लिंग। और हमारा जो मतलब चैप्टर है रिमझिम के पुस्तक में वो है राख की रस्सी, फसलों का त्योहार, नन्हा फनकार, जहाँ चाह वहाँ राह, वे दिन भी क्या दिन थे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज सबसे पहले मुझे जो लगता है कि मुझे आपको व्याकरण डिस्कस कर देना चाहिए, तो मैं व्याकरण डिस्कस कर देती हूँ। तो व्याकरण में हाँ, भाषा और व्याकरण, सॉरी, भाषा और व्याकरण पहला चैप्टर तो है ही, नहीं नहीं है भाषा और व्याकरण है, मैं बोलना भूल गई, फर्स्ट चैप्टर। तो भाषा और व्याकरण हमारा जो पहला चैप्टर है उससे हम लोग क्वेश्चंस किस प्रकार के हम लोग कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे भाषा के रूप के बारे में जानते हैं। तो भाषा का जो रूप है, अच्छा मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, आप लोग जो बुक का एक्सरसाइज है उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, पढ़िए, अवश्य पढ़िए, लेकिन बुक का एक्सरसाइज इज नॉट द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू कम। Whether it is text or it is grammar, you have to go through the chapters. चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने आप लोगों का क्वेश्चन बनाया है आई हैव गिवन इट फ्रॉम द चैप्टर्स। तो हो सकता है कभी कोई चैप्टर का क्वेश्चन मैंने जो चैप्टर के अंदर से दिया है वही शायद अगर आपके एक्सरसाइज में है, एट दैट टाइम इट कैन कोइंसाइड। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ उसको नहीं कीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, तो आपने जैसे मुझे ये संज्ञा से प्रश्न पूछा तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्या मैंने आप लोगों को संज्ञा का जो किताब का एक्सरसाइज है वो क्या मैंने करके बताया था आप लोगों को? थोड़ा बताइए तो। बता दिया था ना? तो बेटा सृजन, आप एक बार वो वाला वीडियो ई पोर्टल से देख लीजिए जहाँ पर मैंने संज्ञा का एक्सरसाइज करा दिया था। ठीक है ना? तो फिर अगर और भी कहीं पर आपको डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके सृजन, अच्छा ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि हमने भाषा और व्याकरण का पाठ पढ़ा है, तो भाषा और व्याकरण के पाठ में हमारा सबसे पहला जो है भाषा का रूप। तो भाषा के कौन कौन से रूप हमने जाने हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, अब इससे सवाल आएगा, जैसे कैसे सवाल आ सकता है, कोई भी एक एग्जाम्पल दे दिया गया आपको। ठीक है, आपको बोल दिया गया कि जैसे कि समाचार पत्र, फिर आपको पूछा गया कि ये भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक रूप है कि लिखित रूप है, तो आप लोग
बोल देंगे कि हाँ मैम ये तो लिखित रूप है, तो आंसर हो जाएगा इसका। लाइक दैट ओनली आपको प्रश्न आ सकता है कि जैसे कि अब मौखिक रूप से एक प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि जैसे मौखिक रूप का क्या प्रश्न हो सकता है, जैसे कि रेडियो का जो समाचार है, समाचार पत्र एक हुआ समाचार या टीवी का समाचार, वो क्या है, वो मौखिक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। जन्नत बेटा किस चीज़ का पिक्चर दियो, समझ नहीं पा रहे बेटा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि हमारा जैसे कि है कि भाषा के कौशल के ऊपर प्रश्न हो सकते हैं। कैसे प्रश्न हो सकते हैं, भाषा के कितने कौशल हैं। जन्नत ये दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, आपका डैश दिखाई दे रहा है, पिक्चर इज नॉट विजिबल। अच्छा दिख गया दिख गया दिख गया, दिखा। बोतल, बोतल शायद मैंने स्त्रीलिंग करवाया था जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, तो अब क्या है कि आप लोगों को कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि भाषा के कितने कौशल। ओके बेटा, मोस्ट वेलकम, मैं तो हूँ ही आप लोगों के जवाब देने के लिए यहाँ पे। तो आप लोगों से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि भाषा के कितने कौशल हैं। फिर उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि भाषा के ये जो कौशल हैं इनके नाम कौन कौन से हैं। हाँ, 4 कौशल हैं। फिर आप इनके नाम बोलेंगे, मौखिक, लिखित या मुंह मतलब बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, ये हो गया। तो इससे 2 क्वेश्चन कैसे आ गया कि कौन कौन से हैं, ये एक क्वेश्चन हो गया, और दूसरा एक क्वेश्चन होगा कि मतलब कि कितने हैं। तो ये एक चीज़ हमारा हो गया। ठीक है, ये अनिमेश सी, ये क्या है? अनिमेश सी कौन है? आप लोगों के क्लास का कोई है? Is there anybody from your class whose name is Animesh C? अच्छा, ये बेटा कॉल होल्ड पर हो जाएगा दिखा रहा है। आप बाकी बच्चे जैसे ज्वाइन करते हैं वैसे ज्वाइन कीजिए डियर। तो अच्छा ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है जैसे ये हो गया। अब इससे प्रश्न है जैसे मातृभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। ठीक है, तो ये हो सकता है मातृभाषा क्या है, मातृभाषा है, बोली है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। मातृभाषा जो बालक अपने परिवार में सीखता है, तो इसका प्रश्न कैसे हो सकता है, बालक अपने परिवार में अपने परिवार से जो भाषा सर्वप्रथम सीखता है उसे क्या कहते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्या आप लोग मुझे देख और सुन पा रहे हैं? अब देखिए तो। यस मैम। हाँ, ये बीच में किसी ने कॉल करके कॉल को मेरा होल्ड कर दिया था। प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग थ्रू आवर एग्जाम्स, सो थोड़ा मतलब आप लोग कॉन्शियस हो जाइए, ये सब मत कीजिए। चलिए, फ्लो कट जाता है ना ऐसे। तो उसके बाद क्या है कि बोली, बोली के बारे में हम लोग 2-3 बातें जानते हैं। जैसे बोली क्या है, जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है वो एक बात है, वो उसको हम बोली कहते हैं, जिसको सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मतलब बोली के बारे में और हम लोग क्या जानते हैं कि ये अल्प विकसित है।
तो मैंने दो चीज को बताया। हम लोग इसको, इस प्रश्न को ऐसे कर सकते हैं कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, उसका आंसर होगा बोली। ध्यान से सुनिए। उसके बाद इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि भाषा का अल्प विकसित रूप कौन सा है, तो उसका आंसर भी बोली होगा। सुना आप लोगों ने दोनों चीज को अच्छे से? ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को करना है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, भाषा के कितने रूप हैं अगर मैं पूछूं, तो आप लोग बोलेंगे दो रूप है, एक मौखिक भाषा, एक लिखित भाषा। यहाँ पर आप सांकेतिक भाषा को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। अब राष्ट्रभाषा और राजभाषा, देश के राजकाज की भाषा, देश के राजकाज की भाषा, उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। जिस भाषा से देश का राजकाज चलता है, दैट इज कॉल्ड एज राजभाषा। अब राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा वह है जो देश के अधिकतर निवासी प्रयोग करते हैं। तो अब प्रश्न कैसा होगा? देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? और इससे क्या प्रश्न होगा कि सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? ठीक है, समझ गए आप लोग? इसके बाद हमारे दो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, दो नहीं एक्चुअली तीन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है हमारी जो भाषा है, उस भाषा को राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को स्वीकृति कब मिली थी? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की भाषा को स्वीकृति मिली थी। और हमारा जो, इसलिए हमारा हिंदी दिवस है प्रतिदिन जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और हाँ ठीक है, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। अभी दूसरा चीज है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और इसी प्रश्न को हम दो तरह से रख सकते हैं कि जो है, अच्छा पहले आप आंसर दे दीजिए फिर मैं बता देती हूँ। 10 जनवरी, यस। तो इसी प्रश्न को हम अब दूसरे तरीके से आपके पास रखेंगे कि 10 जनवरी को कौन सा खास दिन मनाया जाता है। तो आप लोग बात को समझें कि यस, एवरीबडी इज राइट विथ योर आंसर। हम लोग एक ही प्रश्न को दो तरीके से रख सकते हैं। एक बार हम पूछ सकते हैं कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, दूसरी बार हम इसको ऐसे पूछेंगे कि 10 जनवरी को कौन सा खास दिन मनाया जाता है। तो आप लोग अगर तथ्य को जानते हैं तो प्रश्न को कैसे भी घुमा दिया जाए, यू कैन आंसर दैट, यस। अच्छा, लिपि। लिपि क्या है? ध्वनियों का जो चिन्ह है, उच्चरित ध्वनियों का जो चिन्ह है वो लिपि कहलाता है। तो आपको पूछा जा सकता है उच्चरित ध्वनियों का चिन्ह क्या कहलाता है, तो आप लिखेंगे वो लिपि कहलाता है। अब हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है हमारी देवनागरी। एक्सक्यूज मी। इसी तरह से देवनागरी में और कौन सी भाषा लिखी जाती है? संस्कृत लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है, उसके बाद आपकी मराठी लिखी जाती है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। व्याकरण क्या है? ऐसा एक शास्त्र है जिससे हम लोग भाषा के शुद्ध रूप के बारे में जान सकते हैं। देखिए, जानती हूँ मैं 40 मिनट का क्लास है, लेकिन फिर जैसे बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं आप लोगों से सारे आंसर्स नहीं ले रही हूँ। मुझे जो डिस्कस करना है मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि बीच में फिर कहीं कनेक्शन टूट जाए और मैं पूरा सिलेबस डिस्कस न कर पाऊँ, इसलिए मैं आप लोगों का आंसर नहीं ले पा रही हूँ। लेकिन आप लोग जैसे आंसर कर रहे हैं आप लोग करते जाइए, ठीक है। फिर आप लोगों का भी रिविजन होता जाएगा। वी हैव टाइम टिल 10:40 एंड वी आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, 10:25 हो गया है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा जो व्याकरण है। अब व्याकरण के हमारे कितने अंग हैं, कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्याकरण के कितने भाग हैं, आप क्या बोलेंगे? व्याकरण के 4 भाग हैं, ठीक है। बस अब हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगर इतना हमने कर ही लिया है तो इसके बाद अगर यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सरसाइज से, तो क्या आप लोग कर लेंगे? चैप्टर को पूरा रिवाइज करने के बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग? बताइए बच्चों। ओके, ठीक है, तो मैं एक्सरसाइज डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ओके। चलिए, तो उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं, वर्ण विचार। वर्ण विचार में सबसे पहले वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह है वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह है
वर्णमाला, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। या जो है हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि मतलब वर्ण या अक्षर को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। तो फिर इससे हमने दो क्वेश्चन अभी क्या क्या कर लिए? वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, 2 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद जो है हम हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं, ये एक प्रश्न आपका हो सकता है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, कितने, बीच में कोई कॉल मत कीजिए। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। वेरी गुड, राइट आंसर, ठीक है। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी के नवीन विकसित वर्ण कौन से हैं? नवीन विकसित वर्ण हैं अड़ और अढ़, ठीक है, नवीन विकसित वर्ण हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब है स्वर के कितने भेद होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। सभी आंसर राइट दे रहे हैं, ठीक है, जो जो आंसर दे रहे हो सभी राइट दे रहे हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। उसके बाद है अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, ठीक है, विसर्ग किसे कहते हैं, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे व्यंजन हैं। व्यंजन हमारे क्या क्या हैं? हमारे बहुत सारे टाइप्स ऑफ व्यंजन हैं, लेकिन उतने टाइप्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग केवल ये 3 चीज़ें व्यंजन के बारे में अच्छे से कर लीजिएगा। एक है हमारा संयुक्त अक्षर, एक है संयुक्त व्यंजन, एक है द्वित्व व्यंजन। ये तीनों चीज आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन है जहां पर एक ही व्यंजन 2 बार आता है, जैसे कि पक्का, किस्सा, दिल्ली, इसमें एक ही व्यंजन एक बार आधा एक बार पूरा आता है। संयुक्त अक्षर में क्या होता है कि एक आधा अक्षर के साथ एक दूसरा पूरा अक्षर होता है, जैसे कि अंत्याक्षरी, न के साथ त। उसके बाद जैसे नित्य, न में छोटी की मात्रा, आधा त य, तो त के साथ य, ठीक है। मक्खी, क के साथ ख, ये है हमारा संयुक्त अक्षर। तो फिर संयुक्त व्यंजन क्या है हमारा? श्य, त्र, ज्ञ, श्र। अब जहाँ पर यहाँ पे हमको पता है कि इसकी संख्या 4 है, तो हो सकता है कि हमारा प्रश्न ऐसे हो कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा 4 है, ठीक है। उसके बाद है र का प्रयोग। र का प्रयोग आप लोग जानते हैं किस प्रकार से होता है। उच्चारण है, अब आपका अशुद्धियाँ हैं। अब देखिए इतने सारे स्पेलिंग दिए गए हैं, हो सकता है कि आपको कोई गलत स्पेलिंग दे करके बोला जाए कि इसका सही स्पेलिंग क्या है, तो फिर आपको मतलब एक गलत स्पेलिंग दे करके 4 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें से एक जगह पर सही स्पेलिंग लिखा है, तो आपको उसको पिक करना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है शब्द भंडार, ठीक है। तो जो शब्द भंडार जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने क्या किया है बच्चों? हमने उसमें जो है आपका शब्द भंडार है ना चैप्टर नेक्स्ट हमारा, वर्ण विचार के बाद। नहीं, शब्द भंडार नहीं है, सॉरी, मैं 6 का सिलेबस बोल रही थी, आई एम वेरी सॉरी। आप लोगों का है उसके बाद संज्ञा। संज्ञा, डोंट गेट पैनिक्ड, संज्ञा है इसके बाद। लेट मी टेक आउट संज्ञा। यस, तो संज्ञा, संज्ञा निकल गया है। संज्ञा में हमारा क्या क्या है? संज्ञा में हमारे संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद कौन कौन से हैं? संज्ञा के वैसे तो हम लोग कितने भेद जानते हैं? 3 भेद जानते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है। व्यक्तिवाचक
जैसे कि आपको किसी भी व्यक्ति का नाम दे दिया गया और बोला कि ये कौन सी संज्ञा का कौन सा भेद है, तो आप बोल पाएंगे कि ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, जैसे कि सपोज कि मैंने आप लोगों को बोल दिया कि माउंट एवरेस्ट में कौन सी संज्ञा है, बोलिए तो माउंट एवरेस्ट में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, वेरी गुड। तो माउंट एवरेस्ट क्योंकि पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम है, एक जगह का नाम है, एक पहाड़ी का नाम है, तो उसका वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी तरह से अब है जातिवाचक, किसी पर्टिकुलर जाति है, जैसे कि बोल दिया कि शिक्षक, तो शिक्षक एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे कि मतलब बहुत मतलब भाव का किसी का नाम है, तो फिर वहाँ पर होगा हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाव का नाम जहाँ पर है वहाँ होगा भाववाचक संज्ञा, जैसे कि लिखावट, फिर पढ़ाई, थकावट, यहाँ पर होगा भाववाचक संज्ञा। अच्छा, वर्ण से एक और प्रश्न मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग मुझे थोड़ा जवाब दे करके बताइए कि जैसे यदि मैं आप लोगों को कहूँ कि अंग, इय, अण, न, म, ये कौन से वर्ण कहलाते हैं, बोलिए तो। अंग, इय, अण, न, म, अयोगवाह। अच्छा, पंचम वर्ण, यस कनन, इसको अयोगवाह नहीं कहते, इसको पंचम वर्ण कहते हो। तो अब अयोगवाह कौन सा है, बोलो तो। हाँ, पंचम वर्ण, यस आदित्य, पंचम वर्ण हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ये पांचवा है। क वर्ग का क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, तो हर एक का पांचवा वर्ण है, ये तो पंचम वर्ण हुआ। ठीक है, और ये साथ में इसका एक और क्वालिटी है, ये अनुनासिक भी है। ठीक है, और फिर हमारा, अब मुझे ये बताइए अयोगवाह क्या है। जब किसी ने अयोगवाह का नाम सृजन ने ले ही लिया है, प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन। तो ये अयोगवाह क्या है, बोलो। अयोगवाह कौन कौन सा है, मैं बोल देती हूँ, शायद आप लोगों को टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये वर्ण मौजूद नहीं होंगे कीबोर्ड में। अयोगवाह है अंग और अह। अंग और अह, ठीक है, अंग और अह है हमारा क्या है, ये है हमारा अयोगवाह। ठीक है, अच्छा, उसके बाद भाववाचक संज्ञा, जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि नीचा, नीचा शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाइए। नीचा शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ऊंचा का क्या होगा? ऊंचा का बोलिए। नहीं, ऊंचापन कैसे होगा, इसीलिए मैंने नीचा पूछा। ऊंचाई, ऊंचा, ऊंचाई। ठीक है, नीचा, नीचाई, ऊंचा, ऊंचाई, ऊंचाई याद रखिए। ठीक है, भाववाचक संज्ञा अच्छे से याद रखिएगा। ये किताब में से ही दिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने बाहर से दिया है, किताब का ही है। आप और भी बाकी भी जो भी है सब किताब से ही है। ठीक है, अच्छा, आपका क्या होगा भाववाचक संज्ञा? आपका भाववाचक संज्ञा क्या हो? बेटा माइक्रोफोन ऑफ करके,
माइक्रोफोन ऑफ करके टाइप करके बताइए। नो, आपका आपा होगा, आप आपा। आप लोग भाववाचक संज्ञा नहीं पढ़ते हैं, आपका आपा होगा। देखिए जहां पर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कहा गया है वहां पर दिया है। आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पहले पहले वाले चैप्टर्स तो रिपीट वाले चैप्टर्स थे, यही वाले चैप्टर तो हमारे टर्म के लिए नए हैं। कहाँ पढ़े हैं आप लोगों ने, गलत कैसे बोल रहे हैं। आपका आपा होगा। स्व का क्या होगा, स्व का क्या होगा, स्वत्व। वेरी गुड। एक ही जन का बार बार आंसर आ रहा है और बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो, मुझे सबसे आंसर चाहिए। स्व का स्वत्व, ठीक है। मिलाना का क्या होगा, मिलाना, मिलाना क्रिया है, मिलाना मिक्स करना दैट इज एक्शन वर्ड, क्रिया है, तो क्या होगा, मिलावट। मिलन तो नहीं है ना, तो मिलना कैसा होगा, मिलाना है, मिलावट होगा, ठीक है। ठीक है, गुरु का क्या होगा, मैं बता देती हूँ, ज्यादा समय नहीं है। गुरु का होगा गुरुता और गुरु का क्या होगा, गुरुत्व। दोनों सही है। गुरु का क्या है, गुरुता और गुरुत्व। तो अगर ऐसे प्रश्न रहेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो कोई एक सही जवाब दिया रहेगा, इसलिए दोनों सही जवाब ही आपको जानने जरूरी है, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया संज्ञा, आप लोग देख लिया। अच्छा, संज्ञा के और दो हमारे जो भेद हैं अंग्रेजी के प्रभाव से जो आए हैं, एक है द्रव्यवाचक, एक है समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक में जो कोई भी द्रव्य का नाम, जैसे घी, तेल, सोना, दूध, पानी, कुछ भी दे करके आपको पूछा जा सकता है। समूहवाचक या समुदायवाचक, बोथ द नेम्स आर सेम। समूहवाचक या समुदायवाचक, इसमें से कोई भी एक नाम दे दिया, मंडली, जनता, फिर आपका झुंड, समूह, तो आपको वहाँ पे उसका समुदायवाचक या समूहवाचक दोनों में से कोई भी अगर ऑप्शन में है तो वही राइट आंसर होगा। और भाववाचक संज्ञा सब थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, भाववाचक संज्ञा में आप लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो हम लोग रखेंगे कहाँ से, वो हम लोग लिंग से रखेंगे, ठीक है। तो लिंग में मेन देखो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग लिंग के दो भेद हैं, ये हम जानते हैं। इसके बाद हमारा जो चीज़ है वो क्या है कि हम लोगों को मेन जो चीज़ याद रखना है वो है कि पुल्लिंग को पहचानने के नियम और स्त्रीलिंग को पहचानने के नियम, ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने के नियम भूल जाएंगे तो मैं आपसे जो भी प्रश्न करूंगी आप बोलेंगे मैम कैसे होगा, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो नहीं कर पाएंगे, है ना, ऐसा हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इसलिए आप लोगों को नियमों को अच्छे से पढ़ लेना है। सारे नियम इस वक्त डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है और मैं करूँगी भी नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सारा पढ़ा दिया था। आप लोगों ने अगर अच्छे से क्लास फॉलो किया है तो आप लोग कर पाएंगे, बहुत बार मैंने करवा दिया था, ठीक है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को केवल एग्जाम्पल्स लेकर के क्वेश्चन पूछूंगी। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि जनवरी, जनवरी में कौन सा लिंग है, कहिए। पुल्लिंग है, यस, जनवरी में पुल्लिंग है, ठीक है। तो जनवरी में पुल्लिंग हुआ। इसके बाद जैसे मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों के देखिए किताब से ही पूछूंगी, लेकिन अगर आपकी किताब में लिखा है महीना और आप बोलेंगे मैम ये वाला महीने का नाम तो नहीं लिखा था, दैट इज़ नॉट डन। कोई भी महीने का नाम उठा के मैं पूछ सकती हूँ, चाहे अंग्रेजी का महीना हो चाहे हिंदी का महीना हो। अगर किताब में लिखा है कि महीने के नाम पुल्लिंग होते हैं, तो अगर वो नाम आपके किताब के एग्जाम्पल में इनलिस्टेड नहीं है, दैट in that case also I can ask you question from that, okay, you have to be very clear about that। उसके बाद जैसे कि हमको बोला गया है कि ग्रहों के नाम,
ठीक है, पृथ्वी को छोड़कर ग्रहों के नाम, तो मैं पृथ्वी को छोड़कर कोई भी एक ग्रह का नाम अगर आपको पूछती हूँ तो आपका जवाब पुल्लिंग होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं आपको किसी स्थान का नाम पूछती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको मुझे बताना पड़ेगा कि उसका लिंग क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि स्टेशन शब्द में कौन सा लिंग है, कहिए। स्टेशन, स्टेशन शब्द में कौन सा लिंग है? स्टेशन शब्द में पुल्लिंग है, वेरी गुड। जिसने स्त्रीलिंग कहा है, सृजन, गलत है। ठीक है, रजत का भी गलत है, स्त्रीलिंग नहीं है, स्टेशन शब्द में पुल्लिंग है। किताब फॉलो कीजिए। इसी तरह से स्त्रीलिंग के नियमों में से मैं कोई भी प्रश्न पूछ सकती हूँ, जैसे कि हमको बोला गया है कि भाषा, नदी, बोली, लिपि आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तो किसी भी भाषा का नाम उठा के, जैसे कि मैं पूछ सकती हूँ आपको कि हिंदी शब्द में कौन सा लिंग है, तो हिंदी शब्द में स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी तरह से सदैव स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द और सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द, उनको भी आपको याद रखना है। भूलोगे नहीं आप लोग। इन चीज़ों को, नियमों को अच्छे से पढ़ लेना है, जितने भी नियम दिए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके लिंग में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि डॉक्टर, प्रधानमंत्री इत्यादि। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारा है कि जैसे कि मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा के लिए स्त्रीलिंग रहते हैं और हमेशा के लिए पुल्लिंग रहते हैं, जैसे कि छिपकली इत्यादि। ये सारे शब्द हमेशा के लिए स्त्रीलिंग रहते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। बेसिकली आप लोगों की किताब का जो चैप्टर है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, तो फिर आप लोग सारा कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द जैसे कि मच्छर, सदैव पुल्लिंग रहता है। ठीक है, और जैसे कुछ चीज़ हैं जैसे कि शक्ति सूचक नाम, या फिर आपका बोल सकते हैं कोमल भाव के नाम, ये क्या होते हैं, ये हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। जो भी शक्ति सूचक नाम होते हैं या कोमल भाव के नाम होते हैं, वे सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो ग्रामर आप लोगों के साथ पूरा ही मैंने डिस्कस कर दिया है, पूरा जितना चैप्टर्स हम लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और टेक्स्ट से मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। समय भी होने वाला है और जो है आप लोगों से डिस्कशन भी ये हो गया था, लेकिन फिर भी राख की रस्सी से जैसे कुछ प्रश्न हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पहली बार लड़की ने भेड़ों के क्या उतारे, पहली बार उसके बाल उतारे थे भेड़ों के, दूसरी बार में उसने सींग काटे थे, कितनी जौ के बोरे थे, 100। ठीक है, उसके बाद फिर कितने हाथ लंबी राख की रस्सी थी, 9 हाथ लंबी। तो इससे 2 प्रश्न आ सकता है कि किस चीज़ की रस्सी थी, रस्सी बनानी थी किसकी, राख की, और वो उसका नाप कितना था, 9 हाथ। ठीक है, और लोनपो गार कौन था, तिब्बत के 32वें राजा सोनग गापो का मंत्री था। ठीक है, तो कितना नंबर का मंत्री था, 32वां। आप लोग पहले भी ऐसे प्रश्न कर चुके हैं, ये चैप्टर्स तो हमारे रिपीट हो रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद फसलों का त्यौहार जो है, उसमें जितने भी प्रांत के जितने भी फसलों के त्यौहार हैं, सबके नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए। जैसे पंजाब में लोहड़ी मनाते हैं, तमिलनाडु में पोंगल मनाते हैं। ठीक है, फिर आपका जैसे कि हम लोग जानते हैं कि, अच्छा बोलिए तो घुघुतिया कहाँ मनाया जाता है, बोलिए जल्दी बताइए। कुमाऊं में, वेरी गुड, कुमाऊं में घुघुतिया मनाया जाता है। अच्छा, कहाँ का तिलकुट मशहूर है, बोलिए।
गया का, ठीक है। अच्छा, गया का तिलकुट मशहूर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इला कहाँ की कढ़ाई में मशहूर थी, क्या बनाती थी इला? बोलिए तो। 15-16 साल की होते होते इला किस में माहिर हो गई? हाँ, काठियावाड़ी कशीदाकारी, ठीक है, काठियावाड़ी कशीदाकारी। काफी सारे नाम किताब में दिए हैं, लेकिन आप लोगों को सटीक नाम को याद रखना है, ठीक है। नक्काशी कर रहे लड़के का क्या नाम था? केशव नाम था, ठीक है। उसके बाद इला सारे काम कहाँ से करती थी? वो अपने पैरों से काम करती थी, ठीक है ना। इला बचपन में कहाँ रहती थी? वो अपने ननिहाल में रहती थी। सारे चैप्टर्स को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगा। कुंभी वाला चैप्टर बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बोल देते हैं। 17 मई सन 2155, यह तारीख किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस दिन रोहित को एक सचमुच की किताब मिली थी, ठीक है। फिर बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि मतलब वो जो है कौन से विषय की चक्री उसकी तेज चल रही थी, अंदर से उसको सबक के लिए कौन बुलाती है, ठीक है। फिर कुम्मी किन से पढ़ना चाहती थी, ये सारे प्रश्न हम लोग पहले ही आगे जो भी हम लोग क्लास कर चुके हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फिर हमारा नन्हा फनकार का जो पार्ट था उसमें हम लोग जो है वो ऐसे प्रश्न कर सकते हैं कि खड़ा हो जा तेरी हिम्मत कैसे है कि हुजूर के सामने बैठने की। यह वाक्य जो है केशव से किसने कहा? यह वाक्य केशव से राजा के पहरेदार ने कहा। अब इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यह वाक्य पहरेदार ने किससे कहा? तो यह वाक्य पहरेदार ने केशव से कहा, ठीक है। नक्काशी कर रहे लड़के की उम्र कितनी थी? आप लोग जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताएंगे मुझे, ठीक है। उसके बाद जो है इला कहाँ रहती थी, केशव कहाँ रहता था, ये सारे पाठ आप मतलब नाम जो हैं आपको याद रखने हैं। और इसके अलावा कवि के नाम, लेखक के नाम, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, समय हो गया है, मेरा दूसरा क्लास है और समय नहीं दे सकते हैं आप लोगों को। आप लोगों की परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए और ठीक से परीक्षा दीजिए। फिर मिलेंगे परीक्षा के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।